हेलो फ्रेंड्स, वंदिता यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 2 नागरिकता के बारे में। इससे पहले आइए, कल जो हम लोगों ने पढ़ा है भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, उसको पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में हमारे जो भारत में राज्य क्षेत्र हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ, उनके नाम के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश का अर्थात कोई भी दूसरा राज्य जो भारत में सम्मिलित नहीं है या फिर दूसरा कोई देश अगर वो सम्मिलित होना चाहता है तो संसद विधि द्वारा, संसद के कानून के द्वारा जो संसद की शर्तें हैं उसके सहमति से फिर नए राज्यों का गठन या स्थापना हो सकता है। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 2 के द्वारा। अनुच्छेद 3 देखते हैं, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। भारत में जो भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं अभी वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। उनमें कोई भी राज्य का नाम या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन या उनके सीमा में जो भी सीमा का जो है दायरा, उनमें कोई परिवर्तन करते हैं, उनके क्षेत्र को घटाते या बढ़ाते हैं, तो ये सब आर्टिकल हमारे 3 के तहत उसमें चेंजेस किए जाएंगे। इससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। 3 ऐसे विधेयक हैं जो कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही हम उस विधेयक को पास करवा सकते हैं। जैसे कि एक है राज्य का निर्माण। इस राज्य का निर्माण का जो विधेयक है, इसके लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। एक वित्त विधेयक है और एक धन विधेयक है। इन तीनों के लिए पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। हमारे संविधान में ये निहित है। अब अनुच्छेद 4 की बात करें तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। कहने का तात्पर्य है अनुच्छेद 2 और 3, जो कि 2 में अभी हम लोगों ने पढ़ा नए राज्यों का गठन, नए राज्य बना सकते हैं हम, उसमें कोई भी देश सम्मिलित हो सकता है, भारत का हिस्सा बन सकता है। और तीसरा जो उसके नाम में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन या राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये संशोधन नहीं माना जाएगा। पहली अनुसूची में है राज्य और संघ के बारे में वर्णन किया गया है, और चौथी अनुसूची में बताया गया है कि सीटों का आवंटन, अगर 2 राज्य को मिला के अगर एक राज्य बना रहे हैं तो उसमें कितने सीट रहेंगे, ये सब सीटों का जो आवंटन है चौथी अनुसूची में बताया गया है। तो और ये संविधान संशोधन 368 जो है 368, ये संशोधन के लिए ही ये अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद इस पे ये यहाँ पे संशोधन का काम नहीं करेगा। ये आर्टिकल 4 अलग से ही बना दिया गया है कि आप 2 और 3 को कैसे यूज करना है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 2 और 3 को हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से, ये अनुच्छेद 4 में बताया गया है। इसका 368 से, अनुच्छेद 368 से कोई लेना देना नहीं है, ये संशोधन नहीं कहलाएगा। अगर 2 राज्य को मिलाकर अगर हम एक राज्य बना रहे हैं या एक राज्य में से उसको विघटित करके 2 राज्य बना रहे हैं, तो इस तरह से। अब बात करते हैं भाग 2। भाग 2 नागरिकता के बारे में है। भाग 2 में नागरिकता
के बारे में बताया गया है, जिसमें कि अनुच्छेद हमारा आता है 5 से लेके 11 तक। 5 से 11 तक आता है इसमें अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो किसे सिटीजनशिप देनी चाहिए, किसे नागरिकता देनी चाहिए, कौन है इसके हकदार या कौन नहीं है, तो इस हिसाब से संविधान में बता दिया गया है कि संविधान में हमारे जो नागरिक के 3 उपवन दिए गए हैं। इस संविधान के प्रारंभ, अब अनुच्छेद 5 को देखते हैं। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, कहने का तात्पर्य है जब संविधान तैयार हुआ उसी टाइम प्रारंभ में ही जो भारत में अधिवास है, मतलब भारत में रह रहे हो, जो राज्य क्षेत्र में रह रहे हो। अब इसका उपवन क्या है, क में देखते हैं। क में है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिनके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, मतलब जो राज्य क्षेत्र में वो खुद जन्मा हो या फिर उसके माता पिता भारत में जन्मे हो। ग क्या है, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है। जैसे कहीं अदर जगह का है और वो 5 वर्ष तक भारत में निवास किया है तो भारत का नागरिक होगा। बस ये 3 उपबंध हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 5 में जो बताता है कि हमें भारत का जो नागरिकता प्राप्त होगी इन्हीं 3 उपबंध से। अब अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जब हमारा संविधान जिस टाइम में बन रहा था और जब आज़ादी हुई तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे से अलग होकर पाकिस्तान अलग देश बनाया। तो उस टाइम में कुछ एक डेट रखी गई कि उस टाइम में कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो ये अनुच्छेद हमारे संविधान में अनुच्छेद 6 में ऐसा लिखा गया कि जो भी पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले, अर्थात पाकिस्तान से भारत जो आते हैं, प्रव्रजन का मतलब है यहाँ पे आना, भारत को आ रहे हैं। तो अनुच्छेद 5 जो ये 3 उपबंध दिए गए हैं में से किसी बात के होते हुए, मतलब इन तीनों उपबंध में से कोई भी बात तो एक भी बात फॉलो कर रहा हो, कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हैं, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, मतलब भारत में आया हो पाकिस्तान से, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस हिसाब से वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। क में क्या है, यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामही, मतलब दादी या पितामह मतलब दादाजी, या मातामह मतलब नानी या मातामह नाना या नानी में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और तो अगर उनके नाना नानी या फिर दादा दादी भारत में जन्मे थे तो उन्हें भी मिल सकता है। ख में ऐसा बता रहा है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948, अभी मैंने पहले बताया था एक डेट रखी गई थी, तो यही डेट है 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब
यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक राष्ट्रीकृत कर लिया गया है। इस हिसाब से कि मतलब कुल मिलाकर यही बात है कि जो भारत में लोग आए पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 तक के पहले तक, तो उन्हें या फिर उनके माता में ही पिता में ही ये सब अगर यहाँ पे जन्मे हो तो उन्हें नागरिकता प्राप्त होगी। परंतु अब यहाँ देखते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम वह 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं है, तो वह इस प्रकार राष्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 7 देखते हैं। अब अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ऐसा है कि जब पाकिस्तान से कुछ लोग आ रहे थे भारत, और भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो जो पाकिस्तान चले गए तो उनकी यहाँ से नागरिकता खत्म हो गई। अनुच्छेद 7 कहता है, अनुच्छेद 5 जो कि 3 उपबंध हैं, अनुच्छेद 5 में 3 उपबंध है नागरिकता के लिए। तो अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 अभी जो पढ़े, अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के अंतर्गत है, अगर वो भारत के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये 1 मार्च 1947 के पश्चात, क्योंकि वो तो पाकिस्तान चला गया, इसलिए ये 5 और 6 को अगर वो फॉलो भी कर रहा है तो उसकी नागरिकता यहाँ से खत्म हो गई। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हैं, प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के दी गई है, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। कहने का मतलब अब ऐसे ही इन सब का अब ये सब है नहीं, ख़त्म हो गया, बट फिर भी कभी कोई क्लेम कर दे कि हाँ हम पहले से हैं, इतना हमारे माता में ये सब पहले से रह रहे थे यहाँ, तो उनको दिखाने के लिए कि नहीं भाई हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए ये बता दिया गया है, लिख दिया गया है। अनुच्छेद 8 कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर भी कुछ जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, बहुत कोई पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या फिर जॉब के लिए जाते हैं, अप्रवासी जो रहते हैं, फिर या गिरमिटिया मजदूर रहते हैं, तो इसके लिए 3 कार्ड होते हैं, एक NRI, एक OCI और एक PIO। NRI में हमारा गिरमिटिया मजदूर और प्रवासी भारतीय जो हो गए या स्टूडेंट वगैरह जो वहाँ
बाहर तो रह रहे हैं, दूसरे देश में तो रह रहे हैं, बट वहाँ की ना तो नागरिकता प्राप्त की उसने और ना ही कोई घर खरीदा, ऐसा है तो वो एनआरआई के कार्ड को यूज कर सकते हैं। पहले देखते हैं अनुच्छेद 8 में क्या कह रहा है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए, जो हमारा नागरिकता के 3 उपबंध है, तो वो अनुच्छेद 5 की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप से यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य है, अगर कोई है बाहर रहने चला गया, विदेश में रहने चला गया और फिर उनके मम्मी पापा भारत के ही हैं, फिर या फिर दादा दादी, तो वो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त रहेगी। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपनाने द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौशलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौशल्य प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक राष्ट्रीयकृत कर लिया गया है। जो अगर इस संविधान बनने से पहले की बात तो है कि अगर उसके मातामही या पितामही या मातामह या पितामह उन सब का, अगर वो लोग पहले यहाँ रहते थे और उनके पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका जो है राष्ट्रीयकृत कर लिया गया। जैसे सुनीता विलियम्स के पूर्वज जो थे वो भारतीय मूल के थे, भारतीय ही थे, इसलिए उन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। और ये बात करते हैं ओसीआई और पीआईओ की। तो ओसीआई होता है समुद्र पारीय भारती, समुद्र के पार, उस पार की। ये जैसे कि विदेश में भी घर खरीद लिए हो और फिर भारत में भी उनका घर हो, तो इसके लिए ओसीआई कार्ड का यूज होता है। और पीआईओ होता है जैसे कोई अमेरिका में या कहीं विदेश में ही रहता है, बट उसके पूर्वज जो रहते थे पहले, वो भारत में रहते थे, तो उसके लिए पीआईओ कार्ड होता है। अब पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड दोनों को मर्ज कर दिया है, अब दोनों को सेम वैल्यू है। पहले ओसीआई कार्ड की ज़्यादा मान्यता थी, अब दोनों की बट सेम है, ऐसा है। अनुच्छेद 9 की बात करते हैं। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेना। अब किसी दूसरे देश की नागरिकता को हम स्वेच्छा से अगर हम स्वीकार करते हैं, तो हमारा भारत का जो नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 9 को पूरा देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अगर आप दूसरे देश में गए हैं और आप वहाँ की नागरिकता को स्वीकार कर लिए, तो आप अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 को फॉलो कर भी रहे हैं, तो आपकी नागरिकता नहीं मानी जाएगी, यहाँ नहीं समझा जाएगा। मतलब 2 पासपोर्ट आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर यही बात थी। अनुच्छेद
10। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। समय समय पर संसद जो है कानून बनाते रहती है उसकी, और उसे फॉलो करते रहिए कि आपकी भारत की नागरिकता बनी रहे। संसद कानून बनाते रहती है। अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 10 जो है 11 के तहत ही काम करती है। जैसे अनुच्छेद 11 को जानते हैं क्या है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। मतलब नागरिकता के लिए क्या अधिकार, कैसे नागरिकता की अधिकार की प्राप्ति होगी मुझे, इसके लिए जो एक विनियम है, विधि द्वारा जो कानून है उसका, अब वो देखते हैं कि क्या है। पहले अनुच्छेद 11 को पढ़ लेते हैं। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। जो भी है संसद के पास शक्ति है कि इसमें जैसे बता सकते कि नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, जिसमें कि इसके आधार पर नागरिकता रहेगी। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता रहेगी। जैसे कि रजिस्ट्रेशन, अर्जित क्षेत्र, जैसे भारत किसी राज्य को अर्जित करता है तो आपको उस राज्य से भारत का नागरिकता मिल जाएगा। फिर देशीकरण, जन्म के द्वारा, इन सब के द्वारा आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और आपकी जो अनुच्छेद 10 में कह रहा है कि मतलब जो आपका यहाँ का संसद का जो कानून रूल रहेगा, आप उसे फॉलो करते हैं तो आपकी नागरिकता रहेगी। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। 11 से भी इसे लिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।